बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्केजुलिंग को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सीपीयू स्केजुलिंग होती है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उनकी कौन कौन सी हमारे पास सीपीयू इनपुट आउटपुट ब्रश साइकिल्स होते हैं, वर्किंग क्या होती है सीपीयू स्केजुलर की, उसके बाद डिस्पैचर क्या होता है, उसके बाद इंटरवल टाइम क्या होता है। इसके बाद हम उन जो है इनकी जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले याद रखिएगा कि एक ऐसा टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास अगर सिंगल प्रोसेस हमारे पास एट ए टाइम चल रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वो जो दूसरा हमारे पास प्रोसेस होगा या दूसरी जो जॉब होगी उसको क्या करेगा, वेटिंग स्टेट के अंदर रखेगा, उसको होल्ड करके रखेगा। क्योंकि हमारे पास सम टाइम होता है कि इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज जो होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से अनअवेलेबिलिटी होती है उनकी, जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं, उसको वेटिंग स्टेट के अंदर रखते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सीपीयू स्केजुलिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अलाउ करते हैं कि एक प्रोसेस जो सीपीयू यूज़ कर रहा होता है तो वो एग्जीक्यूशन होती है जब उसकी, तो दूसरा प्रोसेस जो है उसको होल्ड करके रखते हैं, उसको वेटिंग स्टेट के अंदर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अनअवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, जैसे हमारे पास इनपुट और आउटपुट रिसोर्सेज हैं। इसके बाद सीपीयू जो हमारे पास स्केजुलिंग है इसका जो मेन एम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो ये है कि इसको अप्लाई करके, इस प्रोसेस को अप्लाई करके हम सिस्टम को एफिशिएंट, फास्ट एंड फेयर बना सकें। इसके अलावा सीपीयू स्केजुलिंग का नहीं कोई भी इंपॉर्टेंट रोल। आगे हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग आती है कि सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसका क्या हमारे पास फंक्शन है, और उसके अंदर अगर दो प्रोसेस एट ए टाइम हमारे पास उनकी एग्जीक्यूशन करते हैं तो हम उनको किस तरीके से करते हैं। के बाद हमारे पास आ जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो प्रोसेस स्केजुलिंग होती है ये हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। अब एक बात याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग अगर हम अप्लाई करते हैं, ये प्रोसेस अगर अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू हम एट ए टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो लोड करके एग्जीक्यूटेबल मेमोरी के अंदर एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं, उन प्रोसेसेस को लोड करके सीपीयू के अंदर शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मैंने आपको डीएलडी के अंदर बताया था कि मल्टीप्लेक्सिंग जो होती हैं, हम डिफरेंट हमारे पास जो सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट हमारे पास जो ब्लॉक्स होते हैं वो एट ए टाइम सेम ब्लॉक्स के अंदर आता है, यानी सेम गेट्स के अंदर आता है, यानी उनके साथ हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होती हैं और उसकी जो आउटपुट होती है वो एट ए सेम टाइम में हम क्या करते हैं, उसको एंटर करते हैं और आगे उस गेट के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब हमारे पास जो ऑपरेटिंग मल्टी प्रोग्रामिंग है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रोसेस को हम रोक के दूसरे प्रोसेस को हम रन करवाते हैं, तो जो पहले वाला प्रोसेस होता है वो वेटिंग कंडीशन में चला जाता है। इसमें हमारे पास टाइम रिक्वायरमेंट होता है, तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास प्रोडक्टिव कह लें कि बनाने के लिए सीपीयू स्केजुलिंग को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सीपीयू के थ्रू होते हैं। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है, वो हम क्या करते हैं कि सारे प्रोसेसेस हम जो है वो एट ए टाइम क्या करें, रनिंग कंडीशन में लेके आएँ। लेकिन कुछ ऐसी सीपीयू यूटिलाइजेशंस होती हैं जिनको हम मैक्सिममाइज कर देते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास एक प्रोसेस हमारे पास रनिंग कंडीशन में चल रहा है, ठीक है, तो वो एट ए टाइम एक ही प्रोसेस चलेगा, दूसरा उसमें इंटरप्ट नहीं करेगा। और अगर हमारे पास एट ए टाइम डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास रन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर हमारे पास वेटिंग कंडीशन में आ जाता है तो हम एक मैकेनिज्म ऐसा डिज़ाइन कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास वो जो दूसरा प्रोसेस है वो वेटिंग कंडीशन में जाए और उसको टाइम भी ना लगे जब वो एग्जीक्यूशन करे। ठीक है। और जब उसको अवेलेबल होगा वो हमारे पास प्रोसेस, यानी पहला कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा अवेलेबल आएगा, तो वो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करवाए। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या करता है, बेसिक मेंटेन करता है रेडी क्यू को। ठीक है। और जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको
उनको रेडी क्यू में ला के एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद स्केजुलिंग जो है ये बेसिक हमारे पास एक फंडामेंटल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है, ठीक है, ये इस सीपीयू हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं गुड स्केजुलिंग एल्गोरिथम। अब स्केजुलिंग एल्गोरिथम कौन कौन से हैं तो वो हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हमने डिस्कस करना है हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्केजुलिंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो मेन गोल्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सीपीयू स्केजुलिंग के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमारे पास ये ड्यू टू इट रिलेटिवली हाई कॉस्ट की वजह से होता है कि हम सीपीयू को हम क्या करेंगे, एज बिजी एज पॉसिबल हम क्या रखेंगे, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन रखेंगे। दूसरा हमारे पास मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन जो है दूसरे रिसोर्सेज जैसे डिस्क्स होती हैं, प्रिंटर्स होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, जो है वो बिजी रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्सिमाइज थ्रूपुट। हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं वो कंप्लीट अगर होती हैं तो वो पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमाइज हमारे पास वेटिंग टाइम जो है वो हमारे पास जो टोटल टाइम होता है, अगर एक जॉब हमारे पास वेटिंग टाइम के अंदर जितना टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, तो उसको डिफरेंट क्वीज के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज के थ्रू हम अवेलेबल बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम होता है। इसमें हमारे पास ये जो है, ये जो वेटिंग टाइम प्लस कंप्यूटेशन टाइम और इनपुट और आउटपुट टाइम, ये हमारे पास मिलाने से मिनिमाइज हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आता है। इसके बाद हमारे पास जो मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम होता है, टाइम शेयरिंग जिसके अंदर, तो हमारे पास जो टाइम कह लें कि हमारे पास जो एंट्री आती है कमांड से, ठीक है, फर्स्ट आउटपुट जो है वो हमारे पास स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो वो हमारे पास कहाँ से आती है, वो हमारे पास रिस्पांस टाइम से आती है। तो एक बात याद रखें, हमारे पास जो टाइम शेयरिंग होती है, टाइम फ्रॉम एंट्री ऑफ द कमांड, यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जब हमारे पास कोई भी कमांड एंटर होती है, ठीक है, और जो आउटपुट उसके रिस्पांस में आती है, तो वो हमारे पास किस में आता है, सारे का सारा स्केजुलिंग ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ये हमारे पास कितने हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, हमारे पास अदर रिसोर्सेज हैं, उनको भी हम मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमाइज थ्रूपुट होती है, और इसके बाद मिनिमाइज हमारे पास टर्न अराउंड टाइम होता है, और मिनिमाइज वेटिंग टाइम होता है। उसके बाद हमारे पास मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम आता है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, स्केजुलिंग के गोल्स हैं जिनको हम सेट करेंगे, तो उसके बाद हम सीपीयू स्केजुलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सीपीयू इनपुट आउटपुट ब्रश साइकिल। सीपीयू इनपुट आउटपुट ब्रश साइकिल के अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है अल्टरनेशन ऑफ सीपीयू ब्रस्ट एंड इनपुट आउटपुट ब्रश के ऊपर। ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास तब शुरू होता है और तब एंड होता है जब हमारे पास सीपीयू ब्रस्ट होगा, ठीक है, यानी सीपीयू ब्रस्ट हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू ब्रस्ट होगा, तो तभी हमारे पास उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट और एंड होगा। सीपीयू जो एक्टिविटी होती है वो उस वक्त सस्पेंड होती है जब हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड उस वक्त कहेंगे हमारे पास जब सीपीयू ब्रश जो है वो हमारे पास कंपेयर्ड किया जाता है इनपुट आउटपुट ब्रश के साथ। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक डाटा है जिसकी प्रोसेसिंग हमने किया है, उसमें जो टास्क हैं वो इन्वॉल्व किए हैं, उसके रिकॉर्ड की रीडिंग जो है चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास मिनिमल कंप्यूटेशन होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को या रिकॉर्ड को हम क्या कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा किस में आएगा, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट बाउंड में आएगा। अब हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम सीपीयू बाउंड भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जीपीयू ब्रश जो है वो हमारे पास कंपेयर्ड किया जाता है इनपुट आउटपुट ब्रश के साथ, लेकिन हमारे पास जो इनपुट आउटपुट बाउंड होता है वो हमारे पास शॉर्ट कंपेयर्ड किया जाता है, जबकि ये हमारे पास लॉन्ग कंपेयर्ड किया जाता है रिलेटिवली, जिसके थ्रू हमारे पास कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इनपुट आउटपुट ब्रश के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास कुछ रीड पैरामीटर्स होते हैं,
ठीक है। और वो जो CPU बर्स्ट होता है वो हमारे पास दूसरे इनपुट आउटपुट बर्स्ट के साथ जो राइट करके जो रिजल्ट हासिल करता है तो वो हमारे पास किसके थ्रू आता है, वो CPU बाउंड के थ्रू आता है। तो एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन होती है वो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू होगी, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास जो CPU इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल होता है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिपेंड करती है हमारे पास जो CPU एग्जीक्यूशन होती है और इनपुट आउटपुट वेट टाइम होता है। बर्स्ट साइकिल बेसिकली हमारे पास एक ऐसा वेट टाइम है जिसके थ्रू हम अप्लाई करके उस प्रोसेस को उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो वो जो साइकिल होता है वो हमारे पास बर्स्ट साइकिल होता है। तो CPU बर्स्ट हमारे पास किसको फॉलो करता है, इनपुट आउटपुट वेटिंग टाइम को, यानी CPU जो टाइम फॉलो करेगा वो हमारे पास किसका फॉलो करेगा, वो इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम का फॉलो करेगा। और CPU जो बर्स्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया CPU बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी हमारे पास कोई भी डाटा जो हमारे पास लोड किया जाता है या ऐड किया जाता है या रीड किया जाता है फाइल से, वो हम क्या करते हैं, उसको वेटिंग कंडीशन में लेके आते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, उसको स्टोर करते हैं इंक्रीमेंट इंडेक्स फाइल के अंदर, उसको राइट करते हैं फाइल के अंदर, उसके बाद उसको लोड किया जाता है और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो ये सारे का सारा हर पार्ट्स के अंदर हमारे पास CPU बर्स्ट और इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल होता है, या इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम होगा या वेटिंग टाइम होगा, जिसको जिस मर्जी आप तरीके से कह सकते हैं, तीनों ये कंडीशन ठीक रहेंगी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है CPU स्केजुलर। CPU स्केजुलर के अंदर हमारे पास दो तरह की हमारे पास स्केजुलिंग आती है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट जॉब को, उसके बाद हमारे पास CPU क्या करता है, उस जॉब को रनिंग कंडीशन में लेके आता है। इसके अंदर डिफरेंट क्यूज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, CPU स्केजुलर को यूज़ करते हैं और वो हमारे पास डिफरेंट जॉब्स को या जो नेक्स्ट जॉब होती है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब CPU स्केजुलर के अंदर हमारे पास एक बात याद रखिएगा, वो पिक कर सकता है जॉब को, ठीक है, जो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर रेडी स्टेट में होती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास प्रिंटर के अंदर डिफरेंट हमारे पास एट ए टाइम जो हमने कमांड्स दी हुई हैं, तो लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको हमने स्टॉप किया होता है, कुछ ऐसी प्रोसेस जो होते हैं या कुछ ऐसी जॉब जो होती हैं जिनको स्टॉप किया होता है, तो वो हमारे पास हम उसको क्या कर देते हैं, उसको किसी वक्त भी उसको पिक कर सकते हैं। तो ये स्केजुलर का काम होता है जिसके अंदर हमारे पास जो इंटरप्ट सिस्टम होता है वो स्केजुलर के थ्रू होता है, वो स्केजुलर के थ्रू काम करता है। अब स्केजुलर क्या करता है, CPU के अंदर असाइन करता है हमारे पास डिफरेंट टास्क, डिफरेंट थ्रेड्स जो हैं उनको थ्रू हम डिफरेंट प्रोसेस जो हैं परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस के अंदर होता है। तो CPU स्केजुलिंग जो है वो डिसीजन जो करता है वो हमारे पास प्रिम्पटिव और नॉन प्रिम्पटिव स्केजुलिंग के अकॉर्डिंग करता है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट के अंदर लेके आने पड़ते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस जो हैं उनको स्विच करना पड़ता है रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर, कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं जिनको हम क्या करते हैं वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर लेके आते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हमने टर्मिनेट करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो मैंने आपको सारी चारों पॉइंट्स बताए हैं स्केजुलिंग के रिलेटेड, जिनके अंदर प्रिम्पटिव और नॉन प्रिम्पटिव हमारे पास जो स्केजुलिंग है, तो हमारे पास जो अगर हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है पहली और फोर्थ, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ये हमारे पास नॉन प्रिम्पटिव होगी, जिसके अंदर हमारे पास और बाकी जितने भी स्केजुलिंग होगी हमारे पास प्रिम्पटिव होगी। जो दूसरा और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है ये हमारे पास प्रिम्पटिव के अकॉर्डिंग है। प्रिम्पटिव मीन्स कि हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसको हम फोर्स करके रिमूव कर सकते हैं CPU से, ठीक है, और इसकी जो हमारे पास रिलीज़ करने के लिए इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोसेस जो होते हैं ये हमारे पास सिंपलेस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको आगे हम CPU के थ्रू यूज़ करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो हमारे पास नॉन प्रिम्पटिव में आएंगे। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि प्रिम्पटिव कौन से होते हैं और नॉन प्रिम्पटिव कौन से होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इंटरवल टाइमर आता है, टाइमर इंटरप्शन, ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम अप्लाई करके जितनी भी प्रिपरेशन होती है
जो वो उसको क्या कर देते हैं, उसको क्लोज़ करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है वो हमारे पास सीपीयू के अंदर जाने के लिए रेडी है, ठीक है, तो हम टाइमर जो है उसको अप्लाई करके उसको जो है सेट कर देते हैं, उसको स्पेसिफाइड इंटरवल के लिए हम उसको रोक भी सकते हैं। और अगर कोई प्रोसेस हमारे पास यूज़ हो रहा है सीपीयू के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका इंटरवल के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम इंटरप्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर प्रोसेस जो होते हैं उनके बिहेवियर को जो ऑन करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है और इसका जो सिस्टम होता है वो रेस्ट ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे हमारे पास जो होते हैं, जो हमारे पास मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको हम कुछ ऐसे जो होते हैं टाइमर्स को यूज़ करके हम उस सिस्टम को या उस प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और प्रिम्पशन के अंदर एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो होते हैं जिनके फीचर्स को हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंक्लूड करते हैं। एक बात याद रखनी है, इंटरवल टाइमर जो है आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंटरप्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर टाइमर इंटरप्शन आ जाता है तो उसको हम यूज़ करके तो हम उसको प्रोसेस को रोक भी सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट भी करवा सकते हैं। और ये हमारे पास जो प्रोसेस है ये हमारे पास सीपीयू बिफोर और सीपीयू ब्रस्ट के कंप्लीट होने पे अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास डिस्पैचर आ जाता है। डिस्पैचर एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि एक्चुअली हमारे पास जो सीपीयू का कंट्रोल होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं सीपीयू स्केजुलर के थ्रू, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं स्केजुलिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, स्विचिंग टू यूज़र मोड होता है, उसके बाद हमारे पास जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट इट, ठीक है, ताकि उस प्रोग्राम को हम दोबारा से क्या कर सकें, रीस्टार्ट करवा सकें। इसके बाद हमारे पास आती है डिस्पैच। डिस्पैच हमारे पास लेटेंसी। इसके अंदर हमारे पास एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो डिस्पैचर होता है वो हमारे पास बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और इसको हम हर प्रोसेस के लिए कंट्रोल करने के लिए सीपीयू के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिस्पैचर होता है ये टाइम के थ्रू हमारे पास स्टॉप भी किया जा सकता है और स्टार्ट भी किया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ करें एक हमारे पास रनिंग कंडीशन में हमारे पास प्रोसेस चल रहा है तो उसको स्टॉप करके हम दूसरे को रनिंग कंडीशन में ला सकते हैं, तो ये किसके थ्रू होगा, ये इसी प्रोसेस के थ्रू होगा, और वो किसके अंदर होगा, वो डिस्पैचर के अंदर होगा। उसके बाद हमारे पास स्केजुलिंग क्राइटेरियाज़ आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्केजुलिंग क्राइटेरियाज़ हैं एल्गोरिथम को चेक करने के लिए या उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो डिफरेंट एल्गोरिथम जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के लिए फेवरेबल हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू हमारे पास को अगर सीपीयू को हम एज़ बिज़ी एज़ पॉसिबल रखेंगे, ठीक है, तो उससे उसका जो हमारे पास परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क जो हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास अच्छे तरीके से परफॉर्म्ड होंगे। अब सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रियल टाइम सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, जिसको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म करवा सकते हैं और उससे अच्छी परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इस क्राइटेरिया के अंदर दूसरा पॉइंट आता है वो थ्रूपुट का आता है। जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, उसको पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। अब ये जो थ्रूपुट होता है ये हमारे पास शॉर्ट प्रोसेसेस के लिए इंक्रीज़ किया जाता है और कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके साइज़ के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ किया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है, जो इससे पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ टाइम होती है, जितनी भी ज़रूरत पेश आती है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम के अंदर आएगा। अब ये जो है ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक्चुअल जॉब जो होती है वो उसको वेटिंग टाइम के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब वेटिंग टाइम बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम जो होती है किसी भी प्रोसेस की, उसको वेट किया करवाया जाता है, तो वो हमारे पास वेटिंग टाइम में आएगा। और यही हमारे पास अगर हमारे पास टर्न अराउंड टाइम को माइनस कर दिया जाए एक्चुअल जॉब टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास वेटिंग टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम आता है, तो अमाउंट ऑफ जितनी भी टाइम होती है उसकी जो रिक्वेस्ट की टाइम कह लें,
ठीक है। तो वो हमारे पास जो फर्स्ट रिस्पांस होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है तो वो हमारे पास रिस्पांस टाइम होता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो CPU स्केजुलिंग एल्गोरिथम है वो बेसिकली हमारे पास यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। अब मैक्सिमाइज किन चीज़ों को कर सकें, CPU यूटिलाइजेशन को और थ्रूपुट को। इसके बाद मिनिमाइज़ किस चीज़ को किया जा सके, टर्न अराउंड टाइम को, वेटिंग टाइम को और उसके बाद रिस्पांस टाइम को। ये हमारे पास स्केजुलिंग क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो करके CPU स्केजुलिंग की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और उसके एल्गोरिथम को हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम स्केजुलिंग एल्गोरिथम को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केजुलिंग एल्गोरिथम। स्केजुलिंग एल्गोरिथम हमारे पास आप जितना भी आपने स्केजुलिंग के रिलेटेड पढ़ा उसके बाद हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्केजुलिंग एल्गोरिथम हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसको हम चूज़ करके किसी भी जो नेक्स्ट जॉब होती है उसको रनिंग कंडीशन में रखना हो तो रनिंग कंडीशन में रख सकते हैं, अगर नहीं रखना तो वो उसको हम वेटिंग कंडीशन में ला सकते हैं। और CPU स्केजुलर को हम इसलिए ज़रूरत पेश आती है ताकि हम उसके थ्रू हम उसको अप्लाई करके हम सिस्टम को फास्ट बना सकें और जो एक्चुअल एल्गोरिथम होता है, ठीक है, वो हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। इसकी जो टाइमलाइन होती है हमारे पास आगे इसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास इसकी एल्गोरिथम्स को देख लेना है कि हमारे पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले सर्व किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो पहले प्रोसेस आएगा उसी की एग्जीक्यूशन होगी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब होगी जिसकी शॉर्टेस्ट टाइम होगा, ठीक है, वो हमारे पास आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, हम उसकी एग्जीक्यूशन करवाएंगे। उसके बाद प्रायोरिटी स्केजुलिंग होती है। कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं प्रायोरिटी बेस पे होते हैं तो उनको प्रायोरिटी बेस पे सबसे पहले करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं जिनको हम राउंड रॉबिन के अकॉर्डिंग देख लें। तो राउंड रॉबिन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास राउंड रॉबिन हमारे पास एक ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है हर प्रोसेस का उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और ये जो स्मॉल टाइम है, ये स्मॉल यूनिट टाइम है, ये हमारे पास टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग या टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग देखा जाता है, ठीक है। तो ये आगे इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्केजुलिंग एल्गोरिथम कौन से होते हैं और इनके अंदर हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं और मल्टी लेवल प्रोसेसर स्केजुलिंग कौन सी होती हैं। तो ये आज का हमारा जो CPU स्केजुलिंग का फर्स्ट टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। इसके बाद हमारे पास उसके स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स आ जाते हैं और CPU स्केजुलिंग होता क्या है वो सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।